नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की अपनी एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, बहुत ही पेक्यूलियर सी हिस्ट्री है जो कि आज हम जानेंगे। साथ ही में जानेंगे कि इनके पावर्स, फंक्शंस, रोल्स एंड ड्यूटीज क्या क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। अगर मैं प्राइमरीली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करूं, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 में इसका जिक्र दिया गया है एंड इनका जो प्राइमरी रोल है दैट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। उनके खिलाफ होती कोई भी एट्रोसिटीज हैं तो उनको इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना एंड गवर्नमेंट को रिकमेंड करना कि कौन सी पॉलिसीज बनाई जाए, किस तरह से पॉलिसीज बनाई जाए जिससे शेड्यूल्ड कास्ट के इंटरेस्ट को इंश्योर किया जा सके, सेफगार्ड किया जा सके। बात करते हैं इवोल्यूशन की। देखिए, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 है, इसमें कहीं भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का जिक्र नहीं देखने को मिलता है। ओरिजिनली एक सिंगल मेंबर का एक रोल यहां पर बनाया गया था, एक सिंगल मेंबर की पोजीशन बनाई गई थी टू लुक इनटू द इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो सिंगल मेंबर का ऑफिस बनाया गया था, इसे कहा गया था स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये जो स्पेशल ऑफिसर था, इसे कमिश्नर कहा जाता था। तो मैं इसे नंबर 1 बता देता हूं। ये फर्स्ट बॉडी है, क्या था? स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज, जिसे हम कमिश्नर के नाम से जानते थे। ये पहली बॉडी आर्टिकल 338 में बनाई गई थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1978 में गवर्नमेंट एक रिजोल्यूशन लेकर आती है पार्लियामेंट में। माइंड यू, ये कानून नहीं था, ये एक रिजोल्यूशन था एंड इस रिजोल्यूशन के थ्रू एक मल्टी मेंबर कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया गया। नाउ दिस इज बॉडी नंबर 2 जो कि 1978 में बनाई जाती है। अगेन नॉन स्टैट्यूटरी, बिकॉज ये कानून के द्वारा नहीं बनाई गई, सिंपली एक रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई बॉडी थी। क्या नाम था? कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो बॉडी थी, इसे नेशनल लेवल का बॉडी दिखाने के लिए सरकार ने 1987 में एक और रेजोल्यूशन लेकर आया एंड ये जो बॉडी थी कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका नाम भी बदला गया एंड इसको कुछ और फंक्शंस एंड पावर्स दी गई। अल्टीमेटली 1987 में इस बॉडी का क्या नाम हो गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ दिस इज बॉडी नंबर 3। माइंड यू, अगेन ये फिर से रिजोल्यूशन के द्वारा ही सारा काम किया गया, सो इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है जी। सो अब हो क्या रहा था? एक तरफ तो ये जो हमारी पहली बॉडी थी जो कि आर्टिकल 338 में दी गई थी, ये काम कर रही थी। पैरेलल में ही ये जो हमारी दूसरे नंबर की बॉडी थी, ये भी काम कर रही थी। अब जब ये तीसरे नंबर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है तो पैरेलल में ये भी चलती रहती है। ऐसा लगभग 3 साल के लिए चला। अल्टीमेटली 1990 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसे कहते हैं 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2 चीजें की गई। पहले तो ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है, इस ऑफिस को खत्म कर दिया गया। दूसरा इसमें क्या किया गया? दूसरा इसमें ये पहले वाली बॉडी को खत्म करने के बाद दूसरा ये जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसे आर्टिकल 338 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया। सो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमें देखने को मिलता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में निकलकर आता है। यहां पे भी मामला रुकता नहीं है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में लाया जाता है एंड इसके द्वारा ये सिंगल बॉडी को 2 बॉडीज में बाइफरकेट कर दिया जाता है। एक निकल कर आता है नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड दूसरा निकल कर आता है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि इस पूरे जो बॉडी की हम बात कर रहे हैं, इसकी इवोल्यूशन होती है। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे प्राइमरी फंक्शन तो यही है कि दे हैव टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एससीज। अब इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिकली भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर कि जितने भी राइट्स शेड्यूल्ड कास्ट को मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं या फिर लॉ, जैसे कि हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जितने भी राइट्स वहां मिले हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, क्या धरातल पर इन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या वो पूरे हो रहे हैं, क्या वो लोग इन राइट्स को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो पहला तो फंक्शन ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर किसी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के द्वारा कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आती है कि उनके राइट्स की वायलेशन हुई है, तो उन केसेस में, उन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट
उन केसेस में इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। तीसरा यहां पे जो फंक्शन है दैट इज कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है एंड गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि किस तरह की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की जानी चाहिए, किस तरह की सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई जाएं फॉर इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। इसके साथ साथ जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट भी देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने एनुअली एक रिपोर्ट जाती है कि क्या काम इनके द्वारा किया जा रहा है और ये कुछ रिकमेंडेशंस भी देते हैं। अब वो रिकमेंडेशंस को प्रेसिडेंट के पास ये प्रेसिडेंट हैज टू फॉरवर्ड दोज रिकमेंडेशन टू दी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सो वही यहां पे लिखा हुआ है दैट इज टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली and at any such other time that they may deem fit report upon the working of those safeguards कि किस तरह से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट काम कर रहा है, जो सेफगार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं शेड्यूल्ड कास्ट को क्या वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर रिपोर्ट दी जाती है। टू मेक रिकमेंडेशंस एज टू द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन और स्टेट फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज सेफगार्ड्स। सो क्या क्या काम और होना चाहिए वो भी यहां पर ये रिकमेंडेशंस देते हैं। एंड आखिरी में क्या है that is to discharge other functions that may be given to National Commission for Scheduled Caste by the President। So अगर प्रेसिडेंट कोई और फंक्शन इनको देता है तो वो भी ये फुलफिल करते हैं। अब रिपोर्ट की हमने बात की, रिपोर्ट क्या होती है, किस लिए दी जाती है और प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है। कहते हैं जी ये जो कमीशन एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को यहां पर प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट की ये जिम्मेवारी है कि उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने पेश किया जाता है, एक्सप्लेनिंग इन द मेमोरेंडम कि जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दी गई थी कितनी उन्होंने इंप्लीमेंट की हैं प्रेसिडेंट ने एंड कितनी इंप्लीमेंट नहीं की हैं, नहीं इंप्लीमेंट हुई हैं तो क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुई है। साथ ही में ये जो रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट के पास भी फॉरवर्ड करते हैं जिस स्टेट का जिक्र इस रिपोर्ट में होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने कहा कि तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को फेस करने को मिल रही है जिसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है जिसमें तमिलनाडु का जिक्र आ गया और वहां के शेड्यूल्ड कास्ट का जिक्र आ गया, इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के पास पेश किया जाएगा। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु उस रिपोर्ट पे क्या एक्शन लेती है वहां की सरकार, उसके साथ और क्या एक्शन नहीं लेती है उसके मेमोरेंडम के साथ तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी वो रिपोर्ट को पेश करेंगे। सो इस तरह से यहां पर ये सारी रिपोर्ट का जो काम है वो चलता है। नाउ पावर ऑफ द कमीशन, देखिए कमीशन के पास कई सारी ऐसी पावर्स हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास भी होती हैं। सो इसमें यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो जो प्रोसीजर होगा, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के खुद के काम करने का जो प्रोसीजर होगा वो खुद ही बनाते हैं। तो ये पहली पावर होगी दैट दे हैव दिस पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि सिविल कोर्ट के पास जो जो पावर होती हैं व्हाइल ट्राइंग अ सूट, वो पावर्स निम्नलिखित मैटर्स में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट किसी मैटर में इन्वेस्टिगेट या इंक्वायरी कर रहा है फॉर दैट मैटर, अब वहां पर किसी को समन करना या किसी की अटेंडेंस को अपने सामने एनफोर्स करना, ये पावर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास है। इसी तरह से अगर किसी को ये कहना हो कि भाई आप कोई एविडेंस लेकर आओ, कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश करो, जिस तरह से कोर्ट ये कह सकता है, आदेश दे सकता है, वही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास भी ये पावर है। सिमिलरली किसी एविडेंस को एफिडेविट पे लेना, रिक्वेजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड, यानी कि किसी कोर्ट से या किसी सरकारी दफ्तर से कोई पब्लिक रिकॉर्ड को मंगवाना, किसी को समन करना टू हैव दिस पर्सन एज एन विटनेस, तो वो पावर भी यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास है। इसी के साथ साथ कोई और मैटर अगर प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें दिया जाता है तो उसमें भी काम करने की पावर इनके पास है। अब कहते हैं जी द गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द शेड्यूल्ड कास्ट। सो वहां पर ये अपनी राय देते हैं। सो ये सारी पावर्स इनके पास हैं। नाउ कहते हैं जी कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शंस विद रिगार्ड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। नाउ जो जो फंक्शन शेड्यूल्ड कास्ट के लेकर यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट फुलफिल करता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया के लिए भी इनकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 2018 तक ओबीसीज के लिए भी इनको काम करना होता था, लेकिन 2018 में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने एक सेपरेट कमीशन बनाया जो कि खास करके काम करता है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सो तब से हमें देखने को मिलता है कि
इस कमीशन की, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में खत्म हो गई है। ये था जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ नया समझ आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।